हेलो एंड वेलकम टू द ऑली बोर्ड। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक चल रहा है आजकल। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा सब बच्चों को पता ही है 1 अप्रैल में आपका CGL का नोटिफिकेशन आना है जो आपका 2023 और 24 के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है। और ऐसा ज़्यादा हाईलाइटेड मैं बात करूं या फिर कह सकते हैं कि बेसब्री से इंतजार क्यों हो रहा है, क्योंकि इस बार आपकी 37,000 प्लस वैकेंसी आई थी, 38,000 के आसपास। तो इस बार भी आपकी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसी आ जाएं। तो कहीं ना कहीं ये एक रेपुटेटेड जॉब भी है। तो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि सर इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, इसमें मेडिकल की ज़रूरत है या नहीं है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या इसका सिलेबस होगा, किस तरीके से तैयारी करें। तो एक बार वो सारे क्वेश्चनों को हम बारी बारी से आंसर ना देके एक पूरा वीडियो ही बनाई दे रहे हैं जिससे आपकी सारी चीज़ें एक ही में क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं एक बार। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका SSC CGL क्या है, लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं सोनू सर, थोड़ा सा बताइए कि CGL का आजकल माहौल कैसा चल रहा है और क्या चीज़ बच्चों को करना यहाँ चाहिए। पर बेसिकली है क्या कि CGL वाले जितने भी विद्यार्थी होते हैं, है ना, बेसिकली वो ग्रेजुएशन करके आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि 2023 की वैकेंसी आएगी, है ना, 1 अप्रैल को अभी टेंटेटिव है कि आएगी, वो डेट आगे भी जा सकता है ना, अप्रैल में, लेकिन आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी नए आएंगे, हज़ारों विद्यार्थी नए होंगे जो कि इस बार फॉर्म फिलअप करेंगे और उनको पता नहीं होता कि कौन सा सर ग्रेड पे किस पोस्ट के लिए होता है ना, या मुझे कौन से वो पता है कि हाँ मुझे इंस्पेक्टर बनना है। अब उसके अलावा उस इंस्पेक्टर के पीछे की कहानी क्या है पूरी की पूरी, कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है ना, कितने आपको सैलरी मिलेंगे, क्या पावर होता है, कौन सी पोस्ट मिलेगी, वो सारी चीज़ें की जानकारी जो है वो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस बारे में लेकर। तो वही पूरा डिस्कशन आज हम रखने वाले हैं। और CGL का मतलब सीधा सीधा बच्चे समझते हैं कि इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर तो है, बिल्कुल बात सही है। उसके एक लेवल होते हैं, लेवल जो पे ग्रेड पे आधारित होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती हैं जो CGL में आप लोगों की होती है। जैसा कि सभी को पता है, हमारे यहाँ पे जो मेन जो वैकेंसी है जिसे हम रेपुटेटेड बोलते हैं, वो आपका ग्रेड A होता है, जिसे आपका UPSC कंडक्ट कराता है। उसके अलावा आ जाएं तो स्टेट PCS वगैरह ये होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये भी आपका कहीं ना कहीं इनके बराबर ही होता है, इक्विवेलेंट। वो थोड़ी सी A ग्रेड की होती हैं। अगर इसकी जो CGL की वैकेंसी स्टार्ट होती है वो B ग्रेड से स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ इसमें आपके गजेटेड ऑफिसर तक भी वैकेंसी जाती है। गजेटेड ऑफिसर जो ठप्पा लगाने के वेरिफिकेशन के लिए अलाउड होता है। तो एक बार जानेंगे कौन सी वैकेंसी का कितना पे स्केल है, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, सारी चीज़ों को सारी चीज़ें बनेंगी। कितने मंथ की तैयारी चाहिए, मतलब अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कितने महीने तैयारी करेंगे कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। वर्क प्रोफाइल, सैलरी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले CGL है क्या एक्चुअली में, है ना। CGL मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ठीक है, यानी कि सिंपल सा मतलब है कि भैया आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आना होगा, है ना। ये ध्यान देना, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आना होगा। अपीयरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। ग्रेजुएशन में भले ही आपने कुछ भी किया हो, BA BCom BSc कुछ भी हो, सब चलेगा, सब चलेगा। लेकिन फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं जो क्लियर कर चुके होंगे, पास हो चुके होंगे। अपीयरिंग वाले कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है, हाँ। सर हम अभी फाइनल में है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, हमारा रिजल्ट तब तक आ जाएगा, तब तक आप नहीं भर सकते। फॉर्म भरते के टाइम जो आपको डेट दी जाएगी उस तक आपकी मार्कशीट आ गई तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको मतलब ग्रेजुएशन में आपको पास होना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि आपको 90% मार्क्स चाहिए, 80 चाहिए, 60 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप पास हैं तो आप CGL की फॉर्म भर सकते हैं जो अप्रैल में आने वाला है। और क्वालिफिकेशन मतलब क्या होगा, वही चीज़ हो गया कि बैचलर डिग्री चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम से, अगर हैं पास हैं तो आप भर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। उसके बाद सर हम बात करेंगे एक बार सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो अब तो काफ़ी आसान हो गया है उन बच्चों के लिए। इससे पहले क्या होता था, जो इंजीनियर वाले बच्चे होते थे ना, बीटेक, उनका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें उनका होता था, दिमाग एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा शार्प होता था। जो बच्चे BA और BSc कर रहे थे, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं है मैं सभी का, क्योंकि उन लोगों का मैथ बहुत अच्छा होता था। इंग्लिश वो बीटेक का अपना रूल्स पढ़ पढ़ा के वो सारी चीज़ें कर लिया ही करते थे। तो इससे पहले 2000 से पहले की मैं बात करूं तो आपका एक इंटरव्यू हुआ करता था जिसमें काफ़ी बच्चे उसमें जुगाड़ लगा लेते थे, लेकिन 2014 में वो इंटरव्यू आपका ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ फिर आपका एक डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जोड़ दिया कि भाई अब इसमें डेस्क्रिप्टिव लिखो, ऐसे टाइप का लिखो। और इसमें क्या होता था, आपका 200 नंबर का प्री होता था,
200-200 नंबर के 400 नंबर के आपके मेंस में होते थे, साथ ही साथ 100 नंबर का आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर होता था। टोटल 700 नंबर में से आपका मार्क्स कैलकुलेट होते थे और उस हिसाब से रैंक आती थी, फिर आपको डिपार्टमेंट मिलता था। लेकिन इस बार मैं अगर बात करूं तो 2023 में जो आपका अभी 2022 वाला पेपर हुआ था उसमें एक नया सिलेबस आया है, और सिलेबस क्या आया है उसका, जो डेस्क्रिप्टिव पेपर था उसको भी हटा दिया। अब उसकी जगह शामिल क्या कर दिया, एक टाइपिंग का आपका शामिल कर दिया। क्योंकि इससे पहले होता क्या था कि टाइपिंग बहुत सारे बच्चों से सर नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो सीख के नहीं जाते थे और वहाँ पे टाइपिंग में दिक्कत आती थी। अब टाइपिंग सबके लिए कंपलसरी कर दिया। जो बच्चा सीजीएल का पेपर देगा उसको टाइपिंग अभी ज़रूरी है। क्या क्या है वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। टायर 1 में आपके कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, टायर 2 में क्या है, कौन सा क्वालिफाइंग नेचर है। तो एक बार सर थोड़ा सा टायर 1 के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो टायर 1 की ही, टायर 1 में आपका ये सिलेबस है सर। थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में बच्चों को बता अगर हम टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात करें, जिसे हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं, है ना, तो टीयर 1 पेपर में आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं, जिसमें कि मैथ 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, यानी कि एक सवाल आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं। उसी तरीके से आपका रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और जीए पोर्शन भी है जो 25 सवाल 50 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आपके 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको ये पेपर करना है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर रहेगा, और निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स का है ना, यानी कि अगर आप सवाल गलत करेंगे तो 0.5 मार्क्स जो है वो आपके कट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल में, लेकिन पास करना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को बड़ा फायदा मिलता है जो सर इसमें बाउंड्री केस होते हैं। हाँ। बाउंड्री केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर का, मान लीजिए इंग्लिश का सेक्शन बिगड़ गया, कंप्यूटर आपका मेंस में आता है, जीके जीएस का बिगड़ गया, किसी तरीके से आप पास हो गए, तो उनको कहीं ना कहीं अपना एक तरह से दिखाने का मौका मिल जाता है कि भैया मेंस में मेहनत कर लीजिए। इस बार जैसे 114 के आसपास कट ऑफ गई थी टीयर 1 के लिए, यानी कि अगर आपका 114.5 भी अगर है ना, तो आप अपने आप को उत्तीर्ण मानिए। और टीयर 2, बेसिकली टीयर 2 देने वालों के लिए ही ये पेपर होता है कि आपको छाटा जाता है वहां से, और टीयर 2 में आपको फिर बिठाया जाता है। और ये 200 में से है, इस बार थोड़ी सी कम इसलिए भी गई है क्योंकि सर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। हो सकता है अगली साल भी, इस बार चांसेस है कि अब की बार भी ना आपकी वैकेंसी अच्छी आने वाली है, तो इसलिए तैयारी अच्छी तरीके से रखना। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए अब टीयर 2 की बात करते हैं। अब देखो टीयर 1 तो आपका क्वालिफाई हो गया, लेकिन कभी भी मेरा अपना खुद का मानना है बेटा, ये समझ के तैयारी तो बिल्कुल मत करना कि पहले हम टायर 1 की तैयारी करेंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर हम कुछ दिन घूमेंगे फिरेंगे, फिर उसके बाद टीयर 2 का करेंगे। तो बेटा ये पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, आप दिक्कत में आ जाओगे। जब भी तैयारी करो ना मेंस की करो, फिर ये तो खुद ही हो जाएगा। मान लीजिए आपको भैया 1 किलोमीटर भागना है तो 5 किलोमीटर डेली भागो, 1 किलोमीटर तो आपके लिए ऐसा होगा कि ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे। प्री का कोई अहमियत नहीं होता है, प्री तो बस भीड़ हटाने के लिए है। जो होते हैं ना, मतलब जबरदस्ती रेल बसों में लटक के जाते हैं, उनको हटाने के लिए होता है। असली कंपटीशन आपका मेंस में ही होता है। अब 37,000 प्लस वैकेंसी के लिए, मतलब 38,000 मान लेते हैं, उसके लिए फॉर्म भरी गई करीबन 36 लाख के आसपास। तो 36 लाख में से जो कटनी होगी वो किसके थ्रू होगी? टीयर 1 के थ्रू होगी, फिर टीयर 2 होगा। तो टीयर 2 पेपर 1, यहाँ भी आपका टीयर 2 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है। जो पेपर 2, पेपर 3 है वो स्पेशलाइज्ड है, जो कि आपका जेएसओ वगैरह AA पोस्ट के लिए होता है। तो जो नॉर्मल अदर देन जेएसओ AA है, वो सारे पोस्ट के लिए आपका पेपर 1, टीयर 1 पेपर 1 जो है, सॉरी टीयर 2 पेपर 1 जो है वो आपका कंप्लीट होता है, जिसमें कि जो सेक्शन 1 रखा गया, यहाँ पर भी 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि मैथ्स में आपके 30 सवाल 90 नंबर के, रीजनिंग में 30 सवाल 90 नंबर के, 1 घंटे का पेपर रहेगा। और 1/3 जो है वो आपका नेगेटिव रहेगा, यानी कि एक सवाल गलत हुआ तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। वहीं पर सेक्शन 2 जो होगा ये सारा सेम डे होगा। ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये एक ही दिन में सारा पेपर कराया जाता है। सेक्शन 2 जो रहेगा वहीं पर इंग्लिश पेपर होगा, जिसमें कि 45 क्वेश्चंस होंगे 135 मार्क्स के, जीए 25 सवाल 75 नंबर के, यानी कि जितने भी सवाल आप देख रहे हैं एक सवाल 3 नंबर का रहता है। और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। सेक्शन 1 के लिए भी 1 घंटा मिलेगा, सेक्शन 2 के लिए भी 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है सेक्शन 2 में एक और चीज़ है, जो कि आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें कि 20 सवाल पूछे जाएंगे। ये भी एक सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 60 नंबर का होगा, लेकिन क्वालिफाइंग है।
इसमें एक चीज और है, अभी आपको ना थोड़ा सा सेक्शन के हिसाब से प्रॉब्लम हो रही होगी, जो बच्चे नए होंगे तो इनको मैं मोटा मोटी ये बता दूं कि बेटा ये ना 1 घंटे के लिए सबसे पहला जो सेक्शन आएगा वो आपका मैथ रीजनिंग का ही आएगा। आप चाहो कि मैं पहले जीए से स्टार्ट कर दूं तो ऐसा नहीं है, 1 घंटा जब निकल जाएगा ना तब ये खुलेगा। हाँ। दूसरा 1 घंटे के बाद ही आप इस पे जा पाओगे, 1 घंटे बाद ये चला जाएगा, फिर 1 घंटा इसमें लगाओगे। 15 मिनट कंप्यूटर के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा, ये 1 घंटे से 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। और आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 30 का। और इसमें पासिंग मार्क्स जनरल के लिए 30% रहेगा, 30%। अगर मैं 30% की बात करूं तो 18 नंबर के आसपास, मतलब 6 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और इस बार तो सर ऐसा हुआ है कि 6 क्वेश्चन करने भी ना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है लोगों को। कठिन क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ आया, जो कहते थे ना बेसिक पढ़ जाओ कि पहली बार आ रहा है, काफी लोगों के ये स्टेटमेंट थे कि पहली बार आ रहा है, कहीं टफ नहीं आएंगे। तो भैया पूरा लेवल से अंदर से खोद के पूछा है, तो इसकी भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। चलते हैं सेक्शन। बिल्कुल, बहुत लोग इस बार कंपटीशन से बाहर होंगे सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग और कंप्यूटर की वजह से, जो को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हमने आपको एक एग्जाम पैटर्न बता दिया, जो आप सीजीएल के थ्रू सिलेक्टेड होंगे वो यही प्रोसेस है। इसके बाद जो है वो डीबी वगैरह होता है ना। अब लेकिन यहाँ पर सवाल एक और होगा सर कि चलिए सर आपने बता दिया कि आपका टीयर 1 हो गया, टीयर 2 हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, लेकिन हम इंस्पेक्टर बनने जाएंगे तो उसमें क्या मेडिकल नहीं होगा, क्या फिजिकल नहीं होगा? हमको पुलिस बनाया जाएगा, हमको वर्दी बनाया जाएगा, तो सर दौड़ाया नहीं जाएगा, मेडिकल नहीं लिया जाएगा। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। काफी बच्चे परेशान रहते हैं। देखो इसमें मैं मोटा मोटी बात करूं, एक वैकेंसी और होती है जो सीपीओ को, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। एक सीजीएल होता है सीपीओ, जो फिजिकल और उसकी मेडिकल की बात होती है, तो सीपीओ थोड़ा सा सेंसिटिव होता है इन चीजों में लेके। लेकिन सीजीएल में क्या है, तो एक बार सर अब बेसिकली है ना कि इसमें जितने भी पोस्ट हैं ना, बेसिकली एक तरीके से अगर मानेंगे तो सिविल पोस्ट हैं, है ना। आप वर्दी में पहन के भी आप ऑफिस का काम करते हैं, या थोड़ा बहुत फील्ड वर्क विजिट करना पड़ेगा, है ना। इनकम टैक्स में रहेंगे, आराम से आप शर्ट पैंट पहन के बैठे रहेंगे ऑफिस में, विजिट करेंगे आप किसी चीज़ के लिए, है ना, छापा मारने जाएंगे, या फिर कस्टम एक्साइज में है ना, या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं होता कि आप बिल्कुल दौड़ भाग रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ एडवेंचरस वो जो चीज़ें नहीं होती जो सीपीओ में होता है। सीपीओ अलग चीज़ है, वो फोर्सेस हैं, ठीक है। ये सिविल एक तरीके से सिविल पोस्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो बहुत नहीं रखा जाता है। जब आप सिलेक्शन होता है तो थोड़ा बहुत चीजें वहां पर आपकी जांची जाती है, जिसमें कि कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि अगर आई 6/6 नहीं है तो आपको नहीं लिया जाएगा, या फिर आपका अगर बोन टेढ़ा है तो आपको नहीं लिया जाएगा। इस तरह के कोई भी बहुत हार्श कंडीशंस जो है वो नहीं रखा गया है। तो आप आराम से निश्चिंत होकर आप ये सोचेगा सर मेरा हाइट जो है सिर्फ 5 फीट है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 फीट वाले जाएंगे, 5 फीट वाले जाएंगे, मतलब कोई हाइट का वो नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, वेट का नहीं है, आई का नहीं है, ऐसा कुछ भी कंडीशन यहाँ पर नहीं रखा गया है। आप आराम से सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। इस बात को मत सोचिएगा, टेंशन में मत आइएगा। बहुत कमेंट आते हैं इस चीज को लेकर। मतलब ये है कि आपका फिजिकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दौड़ भाग का जैसे और जगह होता है, क्योंकि वो सीपीओ के लिए मैंने पहले ही बता दिया। ये आपका चश्मा कितना भी मोटा हो, आगे जैसे और भी बहुत सारी बीमारी होती है छोटी मोटी, तो उनको लेके कोई दिक्कत वाली बात बहुत बारीकी से जांचते हैं ना मेडिकल में, आपके टीथ हो गए, आपके नोज, ईयर, आईज, हर चीज को, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। चलिए अब जो है एक एक करके हम थोड़ा सा बैक करिए, हाँ ठीक है, ये बात हो गई। अब सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस आपका ये पूरा रह गया। अब ये सिलेक्शन का प्रोसेस के बाद कौन कौन सी पोस्ट है ना, किस किस पोस्ट के लिए आप भरते हैं, कौन सा लेवल होता है, उसके बाद उसकी सैलरी ग्रेड पे क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बार पोस्ट वाइज, लेवल वाइज चीजों को एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले क्या होता था सर, पहले ये ग्रेड वाइज हुआ करता था, लेकिन अभी चेंज होने के बाद इसको लेवल के फॉर्म में डाल दिया है। लेवल क्यों बनाया? लेवल इसलिए बनाया कि किस लेवल में कौन सी पोस्ट आ रही है और उनकी सैलरी क्या है, किस ग्रेड पे। एक ग्रेड पे की सारी एक लेवल में आ गई, दूसरे ग्रेड पे की दूसरे में, इस तरीके से उसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर अगर बात करा जाए वर्क प्रोफाइल क्या, तो यहाँ पर कौन कौन सी लेवल की पोस्ट होती है, तो लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक का जो रिक्रूटमेंट होता है वो सीजीएल के थ्रू होता है, ठीक है। सीजीएल के थ्रू 4, 5, 6, 7, 8 के अंदर जितने भी पोस्ट होंगे, ये सारे पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो सीजीएल करवाता है ना। अब बहुत सारे पोस्ट इसके अंदर आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो आपका एक्साइज, इनकम टैक्स, ये एएसओ, ये सब इन्हीं के अंदर आता है। ऑडिटर, आप किस पोस्ट पे, मतलब किस लेवल पे कौन सी पोस्ट है,
वो भी एक बार जानने की क्योंकि कोशिश करेंगे। सरकार के डिपार्टमेंट सिर्फ एक तो है नहीं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक एक करके आते हैं हम। सबसे पहले हम आएंगे लेवल 4 पर। सर एक बार बताइए जाए 4 पे क्या है। लेवल 4 की मैं बात करूं, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टेज असिस्टेंट। अगर मैं सीजीएल की बात करूं ना, आपकी 37,000 वैकेंसी में लगभग 25,000 के आसपास तो इसी वैकेंसी सबसे में बड़ी, था। हाँ, इंक्लूड किया गया। अब इसमें फायदा क्या होता है? इसमें फायदा ये होता है कि पोस्टल में अपना जो आपका खुद का होम टाउन के आसपास ही आपको मिल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पोस्टिंग होती है आपकी सर आसपास मिल जाती है। और इसके ग्रेड पे की भी हम लोग बात करेंगे। एज सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स SI, तो ये सारी की सारी किस में आएंगी बेटा? लेवल 4 में काउंट होती हैं। ऐसे ही हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। ये लेवल 5 हैं। जितने भी ऑडिटर हैं हर डिपार्टमेंट में, बहुत सारे ऑडिटर डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे अकाउंटेंट हैं, ये सारी के सारे किस में काउंट होते हैं? लेवल 5 में काउंट होते हैं। ऐसे ही फिर मैं लेवल 6 की बात करूं तो लेवल 6 की तरफ चलते हैं। अब लेवल 6 में ही आपके सारे आते हैं, इंक्लूडिंग CPO भी इसी में आ जाता है लेवल 6 में ही। तो एक बार चलते हैं सर थोड़ा सा 6 के बारे में भी बता। अब यहाँ पर लेवल 6 में जो आपके पोस्ट आते हैं, आपने सुना होगा JSO के बारे में, है ना, या फिर आपने सुना होगा डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में। अगर कहीं किसी से पूछोगे ना कि जितने भी CGL एस्पिरेंट हैं, अगर उससे पूछा जाए कि आपके फेवरेट पोस्ट कौन कौन से हैं, तो 4 पोस्ट का नाम लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो वो लेंगे, है ना, कि डबल AO की पोस्ट जो होती है सर, या फिर जो आप ASO बनते हैं, है ना, MEA में, वो सबसे हाईलाइटेड, सबसे ज़्यादा पसंदीदा पोस्ट माना जाता है। तो उस तरीके से लेवल 6 में जो है एक डिविजनल अकाउंटेंट भी ऐसा पोस्ट है जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं। NI का सब इंस्पेक्टर हो गया, CBI में जब SI बनते हैं वो भी आपके लेवल 6 के अंदर आता है। JSO आप किसी डिपार्टमेंट बनते हैं वो भी आपका इसी लेवल 6 के अंदर में ही आते हैं। असिस्टेंट पोस्ट, अकाउंटेंट पोस्ट, है ना, सब इंस्पेक्टर, NIA, CBI, ये सारे इसी के अंदर आएगा। उसके बाद लेवल 7। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बहुत भीड़ है सर, मतलब सिलेक्शन, मतलब यहाँ पर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्रेफरेंस में इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा जाता है। अब वो कौन कौन सा है? सारे पसंदीदा पोस्ट इसी के अंदर में लगभग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कि ये जो पोस्ट है ना, ये और आपका ये दोनों बहुत ज़्यादा पसंदीदा पोस्ट है CGL के अंदर में। ASO इन MEA और ASO इन CSS बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, BMO ऑफिस, है ना, या होम मिनिस्ट्री, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपकी पोस्टिंग उसमें मिलती है। कभी दिल्ली आओगे तो आपको मेट्रो स्टेशन में एक आवाज सुनाई देगी, अगला स्टेशन केंद्रीय सचिवालय है। एग्जैक्टली। कृपया दरवाजे, तो वो ये वही दरवाजे वाला दाईं है, तरफ खुलेंगे। मतलब ये काफी इम्पोर्टेंट बहुत। है बेटा। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसमें क्या है कि बाहर जाने का Foreign मौका मिल postings। जाता है। फॉरेन में आप 3-3 साल के लिए 2 बार जा सकते हो, यहाँ 2 साल यहाँ रह सकते हो, 3 बार, मतलब 2 साल के लिए। ये आपके चॉइस की बात है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो ऑफिस होता है ना, वो दिल्ली में ही होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहीं बाहर ऑफिस ही नहीं है, या तो जिंदगी भर आपको दिल्ली ही निकल जाएगी। बिल्कुल, या तो आप दिल्ली में रहिएगा, अगर आप इंडिया में हैं तो दिल्ली से बाहर कहीं नहीं जाइएगा, नहीं तो फिर सीधा इंडिया से बाहर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सारे पोस्ट आ जाएंगे, जितने भी आपके इंस्पेक्टर के पोस्ट आते हैं, चाहे वो GST इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स है, कस्टम एंड एक्साइज है, वो सारे इसके अंदर। प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो जॉब है, जो व्हाइट कलर की वर्दी होती है ना, वो तो यहाँ पर सारे वर्दी वाले पोस्ट अगर बात करोगे ना, तो वो लेवल 7 में आपका सारा का सारा आ जाता है। और बाकी ASO वाले पोस्ट, सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला जो है ना, अगर बात करोगे हाईएस्ट सैलरी कहाँ पर है सर CGL के अंदर में, तो वो ये है। ये कब होती है? जब आपकी पोस्टिंग फॉरेन हो जाती है ना, मतलब इंडियन रुपीज में महीने के 3 से 4 लाख रुपया महीना आपका सैलरी होगा अगर आप फॉरेन में रहोगे। अगर आप बाहर जाते हो तो बहुत सारे एक्स्ट्रा पक्स वगैरह हैं, वो ऐड हो जाते हैं आपकी सैलरी में, तो आपकी सैलरी बड़ी अच्छी सी बन जाती है। 3 से 4 हजार डॉलर, ये समझो। यहाँ तक कि आपके बच्चों का खर्चा वगैरह, पढ़ाई का, वो हर भी चीज़ गवर्नमेंट ही लगभग देती है। बहुत फायदा होता है इस चीज का। क्योंकि अभी सर एक हमने बीच में वो भी किया था इंटरव्यू, ASO इन MEA थे वो भी, है ना, अखिलेश डागर। तो अब उनका इंटरव्यू, तो हमने उनसे पूछा था कि आपका खर्च क्या होता है, मतलब सरकार की तरफ से क्या होती है। तो उन्होंने बोला कि सर अगर हम किसी कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पर जो बेस्ट स्कूल होता है, वहाँ पर MEA बंदों के लिए जो ASO जाते हैं उनके लिए रिजर्व सीट होता है, जो कि उन्हीं को दिया जाता है। अब बताओ, लोग यहाँ घूमते फिरते हैं कि यहाँ पर इस स्कूल में एडमिशन हो जाए, उनका रिजर्व होता है, बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अब लेवल 8 जो गैजेटेड पोस्ट हैं लेवल 8 के अंदर में, वो कौन से हैं सर? अगर मैं बात करूं AO, ये जो होता है इसका एग्जाम भी आपका अलग होता है। कुछ आपका एक अलग से एग्जाम होता है AO वाला,
और इसमें ना अकाउंटिंग वाले लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सा इसका टफ होता है। अगर मैं आगे बात करूं, एक आपका नॉर्मल पेपर होता है, और 2 एक्स्ट्रा पेपर होते हैं। जैसे लेकिन कि अभी हमने बताया था ना कि टियर 1 टियर 2 है, और टियर 2 में भी पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 है। तो पेपर 1 जो होता है वो सारे पोस्ट के लिए है, और उसी में पेपर 2 और पेपर 3 जो कराया जाता है वो स्पेशलाइज्ड है, जो कि इनके लिए होता है। लेकिन पेपर 1 तो जनरल के लिए है, सबको हाँ, देना है। वो पेपर सबको। 2 जो है वो जेएसओ को लिए देना है, और जो पेपर 3 है वो डबल ए वालों को देना है। लेकिन अभी जो हम जनरल की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। डबल ए और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसकी जो मेरिट जाती है वो जनरल से थोड़ी सी एक्स्ट्रा जाती है। हाँ। मतलब अच्छे बच्चे आते हैं इसमें, थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी इसमें। गेस्टेड ऑफिसर है ना भाई, गेस्टेड ऑफिसर कौन होते हैं? जो आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ठप्पा लगाते हैं, जिसको अधिकार होता है, साइन करने का अधिकार होता है, उसको हम लोग सरकार समझो, सीधा साइन कर दिया तो वही सरकार का वो फरमान है, वो कंफर्म हो गया, प्रूफ है। तो ये काफी सबसे अच्छी वैकेंसी लेवल 8 में, इसकी सैलरी भी ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि भैया किस लेवल की कितनी सैलरी है, क्या ग्रेड पे है। अब यहाँ ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लेवल वाइज में, है ना, सबसे हाईएस्ट। अभी इसमें ना सर एक चीज और है, कुछ बच्चे थोड़ा सा हमसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि सर ये 80,000 है, ये 75 है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि देखो सैलरी होती है ना, बहुत सारी चीज़ों पे और कंडीशन पे डिपेंड करती है। मान लीजिए मेरी पोस्टिंग मेट्रो सिटी में है, नॉर्मल सिटीज़ में है, या कहाँ पे पोस्टिंग है, कितना मेरा अलाउंस कट रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे हमने जो कंसीडर किया है, ये एक नॉर्मल किया है कि काटा पीटी के बाद लगभग कितने आ जाएगा, लगभग जो है 1000-2000 वो थोड़ा सा डिफरेंस करेगा। जनरली आपके कभी भी सैलरी फिक्स भी नहीं आती, आपकी कभी ऐसी नहीं आएगी 70, किसी दिन 69 आ गया, किसी महीने 71, वो एक्स्ट्रा चार्जेस अलाउंस वगैरह कटते हैं। तो ये जनरल है, एक व्यू के टाइप में हम लोगों ने आपको बताया हुआ है। वो XYZ सिटीज के कैटेगरीज में बांटा गया, उस पर डिपेंड करता है सैलरी कितनी आएगी। अगर सबसे हाईएस्ट बात करें तो लेवल 8 की सैलरी जो है, जैसे अभी आपने देखा डबल AO पोस्ट वाला है ना, लेवल 8 गैजेटेड ऑफिसर 4800 ग्रेड पे काम करते हैं, और लगभग इनके पास जो सैलरी आती है इन हैंड सैलरी वो 70,000 प्लस आती है ना, 72 आ जाए, 74 आ जाए, जो भी आ जाए। वहीं पर जब हम बात करेंगे 4600 ग्रेड पे लेवल 7 वाले, है ना, यानी कि जितने भी आपके इंस्पेक्टर वाले थे सारे पोस्ट वो लेवल 7 के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर सैलरी करीबन 66-67 के आसपास आपकी सैलरी बनती इन हैंड, है ना, काट छाट के वो आ जाता है आपके पास। 4200 ग्रेड पे लेवल 6 वाला जितने भी हैं उसको करीबन 54-55 हज़ार के आसपास आपको इन हैंड सैलरी आ जाती है। 2800 ग्रेड पे वाले के पास 45,000 जो लेवल 5 वाले हैं, और 2400 ग्रेड पे यानी कि लेवल 4 वाले। आपने देखा था शुरुआत में हमने को बताया था कि लेवल 4 से लेकर 8 तक की जो वो होती है वो आपके सीजीएल के द्वारा की जाता है। वो सारा इसका सैलरी का एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपको सैलरी क्रेडिट की जाती है। तो यही सब कुछ था। एक अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर बनेगा और आपके दिमाग में आता भी होगा, सर मान लीजिए मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे कितने समय ऐसा चाहिए कि सर कि मैं कितने दिन में अपनी तैयारी कर पाऊंगा, और मुझे कहाँ से कौन सी बुक्स वगैरह और क्या करना चाहिए, ऐसा कि मुझे एक डायरेक्शन मिल जाए अपने आगे वाले एग्जाम में। सर एग्जैक्टली अब देखो, अब यहाँ पर सीजीएल देने के लिए जो विद्यार्थी हैं उनका भी एक अलग अलग लेवल है। जैसे कि पोस्ट लेवल वाइज देखा ना 4, 5, 6, 7, 8, वैसे ही कैंडिडेट जो अपियर होते हैं उनका भी अलग अलग लेवल होता है। जो बहुत होंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो वो 4 महीने अगर रगड़ के दे दिए तो वो जाके एग्जाम दे सकते हैं टियर 1 का। लेकिन जो बिल्कुल अभी पास आउट हैं उनको कितना समय देना चाहिए, जो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जाना है ना, बिल्कुल अभी जीरो से स्टार्ट करेंगे तैयारी, फिर एग्ज़ाम निकालने की सोच रहे हैं वो, तो भैया कम से कम 1-1.5 साल तो आपको देना पड़ेगा, वो भी बहुत सीरियस होकर बहुत आराम से तैयारी करके, है ना, डिटेल में तैयारी करके। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं, हमेशा से टॉपर रहे हैं, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 12th में अच्छे नंबर आ रहे हैं, है ना, मैथ्स में 90+ हमेशा लाया है, तो उसको क्या दिक्कत है? वो अगर 6 महीने भी अगर बहुत अच्छे से दे देगा तो वो क्लियर कर सकता है। लेकिन हाँ, एक्चुअल में इस साल से, है ना, इसी बार जो एग्ज़ाम हुआ है उससे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो अब सबके लिए एक सेम ग्राउंड जो है वो दिया गया है कि आपको 4 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अगर मैथ वाले अच्छे हैं तो थोड़ा सा एड ऑन तो मिलेगा, क्योंकि वो मैथ में ज़्यादा स्कोर कर लेगा, कोई रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर कर लेगा, कोई जीए में ज़्यादा स्कोर कर लेगा, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको दिया गया है। तो एवरेज तौर पर अगर आप 1 साल अच्छे से अपने आप को दे देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो पिछले 1.5-2 साल का पूछता है, 1 साल आप अच्छे से दे दोगे तो क्लियर करने के चांसेस आपके बन जाएंगे। लेकिन आप अगर मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हो और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाते हो, जैसे नॉर्मल 4-5 घंटे की जगह आपने 10 घंटे कर लिया, 15 कर लिया, तो आपका टाइम ड्यूरेशन उतना ही कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है वो 4 घंटे ही पढ़ पाता है, तो 4-5 घंटे के हिसाब से आपको 1 साल चाहिए। लेकिन अभी जैसे मेंस की मैं बात करूं तो 4-5 महीने के अंदर हो जाएगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से
देखो एक चीज होती है, किसी पाने के लिए या तो खुद मेहनत कर लो या किसी दूसरे से करवा लो, तो वो चीजें होती है। तो आप प्रॉपर तरीके से एक अपना गाइडेंस ले लो। गाइडेंस कहाँ से मिलता है? टीचर से। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर खुद से करोगे ना तो 3-4 महीने तो समझने में ही लग जाता है कि पढ़ना क्या है। उस ड्यूरेशन में आप अपना समय निकल जाएगा, फिर आपका पेपर जो आएगा वो 1 साल बाद आएगा। तो कहीं ना कहीं पछताने से अच्छा है कि थोड़े से समझदार बनो और इस समझदारी को दिखाते हुए बेटा अपना कंपटीशन निकाल दो। एक क्वेश्चन और आता है सर बच्चों का कि मेरे मान लीजिए मुझे फॉर्म अप्लाई करना है, तो मेरी एज क्या रहेगी, मैं कितने मेल और फीमेल के क्या है कि मैं अप्लाई कर सकूं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस भी आते हैं अभी। जैसे कि एज के बारे में जो है वो अब यहाँ पर 2 क्राइटेरिया रखा गया है ना। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 तक में आप भर सकते हैं, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 तक में आप भर सकते हैं, है ना। तो वो पोस्ट वाइज डिफर करता है, लेकिन अगर हम एक रेंज बात करें, मैक्सिमम स्टूडेंट जो देते हैं वो 18 से 27 के बीच वाले ही होते हैं। बहुत कम ही जो 29-30 वाले दे रहे होते हैं, है ना। कुछ ही सिलेक्टेड ऐसी पोस्ट है जिनमें 30 कर सकते हैं। तो यही को ये सब कुछ एक चीज और है सर, वो है कि आप एग्जाम तो दे दिया, कितने नंबर पर आपका मेरिट बनेगा, कितना नंबर ला सकते हो, या जो मेरिट बनेगा वो आउट ऑफ कितना नंबर बनेगा। आपने टियर 1 दिया, टियर 2 दिया, टियर 1 क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है क्योंकि आप टियर 2 देंगे, लेकिन टियर 2 जो होता है वो कितने नंबर का है और कितने नंबर में कितना नंबर हम ला सकते हैं, किस पोस्ट के लिए आ सकते हैं। तो बेसिकली उतना तो हम नहीं आएंगे, वो तो फिर कट ऑफ वाली बात हो जाएगी, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब आप बात करते हैं सर कितने नंबर पर मेरिट बनेगा, तो वो मेरिट बनता है 390 नंबर पर, ठीक है। 390 पर जो आपने देखा था सेक्शन 1 सेक्शन 2, वो पूरा मिलाकर 390 नंबर बनता है और 390 में से आपका मेरिट बनेगा और इसी में आपको स्कोर करना है मैथ, रीजनिंग, जीओ और इंग्लिश, 4 पेपर है। मैं थोड़ा सा सर ये भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अब जब बात चली रही है तो आपका मेंस का ये कितने मार्क्स के हैं? ये टोटल 30 और 30 90 180 मार्क्स के तो आपके ये बन जाएंगे बेटा। अगर मैं इन क्वेश्चनों को जोड़ूं 45 और 25, ये हो गया आपका 70, 210 मार्क्स के ये हो गए, 390 यही है। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ ना, क्योंकि कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग नेचर है, तो ये आपका 390 हो जाता है। 180 और 210 को जोड़ता हूँ 390, तो इसलिए जो मेरिट बनती है आपके 390 में, साथ ही साथ आपका 1/3 नेगेटिव मार्जिन है, उसका भी ध्यान रखिएगा। हाँ, उसका ध्यान रखिएगा और टारगेट लेके चलिए। अगर आप अगले 6 महीने तैयारी कर रहे हैं, 1 साल तैयारी करने वाले हैं, तो टारगेट हमेशा, मैं सारे जितने भी यूआर कैंडिडेट है ना उसको एडवाइस करूंगा कि आप लोग ना हमेशा 300 और 300 प्लस का टारगेट लेके चलिए। अपनी तैयारी को इस तरीके से लेके चलिए कि आपको 300 नंबर, 300 से ऊपर नंबर ही आए आपका। और साथ ही साथ जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे वाईटी पे भी बैच चल रहे हैं और आपका एप्लीकेशन पे भी मिशन 2023 के नाम से अभी 2-3 दिन पहले उसकी क्लास स्टार्ट हुई है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार क्लास का टाइमिंग आप लोगों को बता दें थोड़ा सा, वाईटी क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा। चलिए, जो 9 बजे सुबह होती है ना, क्लास स्टार्ट होती है सुबह 7 बजे से मैम की होती है। 7 बजे से करंट अफेयर होता है आपका, 7 AM है ना, करंट अफेयर्स जो हिंदू वोकैबुलरी वगैरह है वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद 9 बजे जो है वो मैथ्स की क्लास होती है जो विजय सर लेते हैं। ये वाली क्लास जो है वो सवा मैम लेती हैं, ठीक है। विजय सर आपके मैथ्स की क्लास ले रहे हैं। उसके बाद 12 बजे जो है वो रीजनिंग की क्लास होती है, जो मैं ही आपको पढ़ाऊँगा, रीजनिंग की क्लास। उसके बाद फिर शाम को 5 बजे फिर से मैथ की क्लास होती है और शाम को 7 बजे फिर से रीजनिंग की क्लास होती है। ये अभी फिलहाल का शेड्यूल है। लेकिन एक चीज और पूछेंगे सर, इसमें जीके जीएस तो है ही नहीं, कंप्यूटर नहीं है, साइंस नहीं है, उसका क्या, उसके लिए क्या थोड़ा सा बता दीजिए। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, और ये बहुत बड़ा रिवील होने वाला है ना, क्योंकि फैकल्टी जो आने वाले हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं इस फील्ड के, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से जो है ना, यहाँ पर क्लासेस जो चलेगी वो सिर्फ मैथ, रीजनिंग या फिर द हिंदू वोकैबुलरी नहीं, बल्कि हर एक चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है ना, जितना आप पढ़ सकते हैं जिससे आपका एग्जाम निकल सकता है। और ये भी सुन लो, बात ये नहीं है कि हम बस पढ़ा रहे चलता जा रहा है, ऐसा नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, हमेशा कहता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये जो है ये पेड कोर्स है जो आपके एप्लीकेशन पर चलता है, पेड बैच है जो कि मिशन SSC 2023 फाउंडेशन कोर्स रखा गया है। आने वाले जितने भी SSC के परीक्षा होंगे उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बैच आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। ये एक्सक्लूसिव बैच है, आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये टायर 1 और टायर 2 दोनों को देख के बनाया गया है।
एक अभी स्टार्ट हुआ है, दूसरा जो स्टार्ट होगा वो 10 अप्रैल 10 के अप्रैल से। आसपास होगा। लेकिन फिर भी आप लेट मत करो, आपका नोटिफिकेशन एक फर्स्ट वीक अप्रैल में आ जाएगा, तो तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। तो सर यही सब कुछ था। हाँ। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।